हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंस एजुकेशन। आज हम आपके लिए क्या है चैप्टर साउंड, जो कि है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स थ्रू मैटर एज अ वेव। ठीक है, साउंड क्या होता है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि प्रोड्यूस होती है किसके थ्रू? वाइब्रेशन के थ्रू, जो कि ट्रैवल करती है मैटर में एज अ वेव। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे क्या है, पहले तो हम जान लेते हैं वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे पीछे होना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये आगे पीछे हो रहा है ना बार बार, ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा देखो बार बार क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है। तो इसी वाइब्रेशन के थ्रू ही हमारे मुंह से भी वॉइस निकलती है। अगर आप अपने नेक पे फिंगर्स रख के देखोगे तो बोलते समय, तो वहां पे आपको वाइब्रेशन फील होगी। तो वाइब्रेशन हमने फोन की भी देखी है, फोन भी क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो ये ऐसी ही वाइब्रेशंस के थ्रू क्या होती हैं, जो साउंड वेव होती हैं वो ट्रैवल करती है, और उसी से फिर क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो साउंड की एक डेफिनेशन है जो आपकी स्क्रीन पे है। अब जानते हैं वेव क्या होती है। देखो, ये आपके सामने ये जो ऐसे ये जो मूवमेंट है, ये जो यहाँ पे हो रही है, ये वाली जो मूवमेंट है, ये क्या है? वेव है। यही क्या है? वेव है। ये आपको दिख रही होगी वेव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी एक पिक्चर ड्रॉ रखी है। इसके अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके आसपास ये देखो, ये ऐसे राउंड राउंड जो घूम रही है, ये क्या है? हमारी वेव है। ठीक है, तो वेव आप जानते भी हो, वेव के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब वेव की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट प्रोपगेट्स। वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस होती है जो कि प्रोपगेट करती है, मतलब ट्रैवल करती है, आगे बढ़ती है थ्रू स्पेस एंड टाइम। जैसे जैसे स्पेस और समय के साथ वो आगे बढ़ती है। वेव मतलब क्या होता है? यूजली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर होना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आपको एक वेव का ये डायग्राम दिख रहा होगा, जो कि ये यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या है? वेव का डायग्राम है। ठीक, अब यहाँ पे हम कुछ टर्म जान लेते हैं। जैसे कि ये वेव है, ये ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये वेव है। अब देखो, इस वेव में ये जो स्पेस है, ठीक है, सबसे पहले तो जान लो, ये जो ऊपर वेव है, ये इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। ये जो बीच में सीधी पैरेलल लाइन, ये जो नॉर्मल लाइन गई हुई है, ठीक है, ये और इसके ऊपर के जितने भी वेव्स बनती हैं उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है एक क्रस्ट का उसके नॉर्मल पॉइंट से, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और आइए बात अब वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ क्या होता है? दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे ये एक क्रस्ट है और ये एक क्रस्ट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। जरूरी नहीं क्रस्ट का डिस्टेंस हो, हम दो ट्रफ का डिस्टेंस ले, जैसे एक ये ट्रफ है और एक ये ट्रफ है, इन दोनों के ये बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक वेव का सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होना अपनी जगह से ऊपर की तरफ, सॉरी, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से सबसे ज्यादा ट्रेवल करना ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, वही क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये भी इसका एम्पलीट्यूड है और ये भी क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। फिर हमने बात करी वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ डिस्टेंस होता है किसके बीच का? दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द वेव डेट आर इन फेज। जैसे कि दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लो या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लो, वही क्या होता है? हमारा वेवलेंथ होता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सिंबल होता है जो उसको रिप्रेजेंट करने का काम आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज अ नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन और cycle that occurs in a unit of time. It usually measured in a hertz, where 1 hertz represent 1 cycle per second. ठीक है,
तो हम 1 सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे कि ये एक है, तो यहाँ पे ये जो वेव है तो ये क्या कर रही है, ये एक ऑसिलेशन पूरा हुआ यहाँ से लेके ये यहाँ तक, जो इसका एक राउंड पूरा हुआ, ये क्या है, इसका एक ऑसिलेशन, मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ वापस से अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया, तो ये हमारा क्या है, एक ऑसिलेशन है। ऐसे ही वो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन कर पा रही है, वही क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो 1 सेकंड के अंदर 2 ऑसिलेशन कर पा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हर्ट्स हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लो उसने 10 ऑसिलेशन करे 5 सेकंड के अंदर, तो 1 सेकंड पे कितने करेगी, तो 10 को हम क्या करेंगे, सिंपल 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, तो कितना होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, 2। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से, जितना भी उसने लिया होता है। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमें पता है और टाइम पता है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सिंपल सा मेथड है ये। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रोपगेशन क्या होता है। एक मिनट, प्रोपगेशन क्या होता है, तो वेव प्रोपगेट थ्रू स्पेस एंड टाइम, मीनिंग they move from one location to another. The speed at which a wave propagates depend on the medium through which it travel and the property of the wave itself। ठीक है, तो प्रोपगेशन होता है, सिंपल अगर भाषा में बोला जाए तो प्रोपगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना। वेव का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही प्रोपगेशन कहलाता है। और वो जाता कैसे, वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू जाता है, ऐसे नहीं अपने आप चला जाएगा। या तो एयर के थ्रू जाएगा, या तो एयर के थ्रू जाएगा, या फिर वाटर के थ्रू जाएगा, या फिर कोई हार्ड सरफेस लैंड इसमें से जाएगा। ठीक है, हार्ड चीज से, ठोस सॉलिड से जाएगा। तो वेव क्या होती है, प्रोपगेट करती है, ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये या तो किस उसकी स्पीड क्या होगी, ये वो इसके मीडियम पे डिपेंड करता है, या फिर वेव किस तरह की है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्सल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन सी वेव है, ये उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करते हैं। अब हमें जानना है वेव्स के बारे में। हमने वेव क्या होता है पढ़ लिया। अब वेव के दो टाइप्स हैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव। अब जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है और ट्रांसवर्सल वेव कौन सी होती है। when the direction of disturbance in the medium and the direction of propagation of the wave are in the same direction, the wave is called longitudinal wave। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे उसने क्या बोली है कि जो वेव की डायरेक्शन होती है और जो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है, वो दोनों अगर सेम है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे साउंड वेव्स क्या होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब जैसे साउंड भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और उसकी वेव भी क्या है, वो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। वेव भी क्या है, इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो वो हमारी कौन सी वेव हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगी। कौन सी वेव हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये आपकी यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है, ये वाली, ये ऊपर जो चल रही है, यहाँ पे पार्टिकल जो है आपके, ये देखो, ये इसने इसको प्रेस करा तो ये इसके पार्टिकल्स क्या हुआ, कंप्रेस हो गए, और कंप्रेस होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आगे वाले को कंप्रेस कर रहे हैं, वो पीछे वाले रेयर फ्रैक्शन में जा रहे हैं, फिर वो कंप्रेस हो रहा है, फिर वो रेयर फ्रैक्शन जा रहा है। मतलब आगे वाले पार्टिकल्स आगे वाले को डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में, वो आगे वाले को डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर वो नॉर्मल पोजीशन में, फिर वो आगे वाले को डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर पीछे वाले अपनी नॉर्मल में, फिर वो आगे वाले को डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर पीछे वाले नॉर्मल में। तो ये जो वेव है, तो ये वेव कैसे ट्रेवल कर रही है, ये पहले अपने ऐसी डायरेक्शन में आगे डिस्टर्ब कर रही है, फिर वो पीछे हो जा रही है, फिर वो आगे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो पीछे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये देखो, जहाँ पे एक साथ हो रहा है तो उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ पे ये खुल जा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन कह रहे हैं। तो ऐसी वेव जो कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से ट्रेवल करती हैं, ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन और साउंड वेव की प्रोपगेशन, मतलब वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो इसी तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल
वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्रांसवर्सल वेव पे कि ट्रांसवर्सल वेव कौन सी होती है। when the direction of disturbance in the medium and the direction of propagation of the wave are perpendicular to the each other, the wave is called transversal wave। तो देखो जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने, ये नीचे वाला, कि देखो यहाँ पे वेव कैसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे 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 ट्रैवल कर रही है ना, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो वेव कैसे जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है। पर जो साउंड है वो किधर किधर, सॉरी, जो वेव है वो किधर की तरफ ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। पर वेव जो है वो ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। तो ये क्या चल रहा है, ये जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है उसके पैरेलल चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके चल रही है। तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल वेव्स कहते हैं। अभी हमने देखा फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। फ्रीक्वेंसी क्या था कि टोटल एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन हो जाते हैं, वो हमारा क्या था, फ्रीक्वेंसी। पर टाइम पीरियड उससे थोड़ा सा अलग होता है। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, मतलब कि जैसे पहले क्या हो रहा था, एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे थे, वो हमारा क्या था, फ्रीक्वेंसी था। बट टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को होने में जितना टाइम लग रहा है, मतलब इस ऑसिलेशन को होने में जितना भी टाइम लग रहा है, अगर एक सेकंड के अंदर हो रहा है या 10 सेकंड के अंदर हो रहा है, तो वही क्या होगा, उसका टाइम पीरियड होगा। कि एक ऑसिलेशन को होने में जितना टाइम लग रहा है वही क्या है, उसका ऑसिलेशन है। ठीक, आप देखो टाइम, सॉरी, जितना भी उसका होने में ऑसिलेशन, जितना भी टाइम लग रहा है ऑसिलेशन होने में, वही क्या उसका टाइम पीरियड है। फिर उसके बाद है टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऑफ टी से। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक, आप देखो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, ह्यूमन के थ्रू साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, वोकल कोड है, जो कि हमारे गले में होता है। यहाँ पे देखो, ये आपको स्पेस दिख रहा है, ये छोटा सा, यहाँ से हमारा विंड पाइप जाता है। तो विंड पाइप जाता है तो यहाँ से हम जब सांस लेते हैं तो लंग्स से हमारी क्या होती है, एयर पास वापस रिटर्न भी आती है। तो यहाँ से ये जो हमारे वोकल कोड्स है ना, ये क्या करते हैं, एयर के जाने की वजह से ये वाइब्रेट करते हैं। तो ये जब वाइब्रेट करते हैं तो हमने पढ़ा कि वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो उसी से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। सबके वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इस वजह से सबकी वॉइस भी क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। हम यहाँ पे उसी के बारे में हमने जो अभी मैंने बात करी वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। ठीक है, तो ये जो हमारे गले में होता है, वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स भी कहते हैं, उसी से हमारे क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसी वॉइस बॉक्स जो लैरिंक्स से बात हुई है, यहीं पे क्या होता है, ये हमारा वोकल कॉर्ड होता है। When the lungs force air through the slit, जब ये लंग्स क्या करते हैं, एयर को फोर्सेसली पास करते हैं, तो वहां से क्या होता है कि जो वोकल कॉर्ड होते हैं हमारे, ये वाइब्रेट करते हैं, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। कभी कभी क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोड्यूस्ड साउंड इज सो स्मॉल दैट वी कांट हेयर दैम। कई बार क्या होता है, जो वाइब्रेशंस होती हैं उसका जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई नहीं देती है। द मसल, जो मसल्स होती है अटैच टू द वोकल कोड, जो वोकल कोड से जो मसल्स अटैच होती हैं, वो क्या करते हैं, कैन मेक द कोर्ड्स टाइट और लूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। तो ये जो मसल्स होती है जो वोकल कोड से अटैच होती है, वही क्या करते हैं, वोकल कोड्स को टाइट और लूज करते हैं, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। Different people have different vocal cord. Due to this reason, we all have a different voice quality. अलग अलग लोगों के अलग अलग vocal cords होते हैं, इसी की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स लोगों की सुनाई देती है। रेंज ऑफ हेयरिंग, देखो जो हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या थी, हर्ट्स होती है। ठीक है, तो यही फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि हमें कोई चीज़ सुनाई देगी या फिर नहीं सुनाई देगी।
तो जो ह्यूमन ईयर होता है उसकी जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होती है कि वो कितनी तक रेंज की फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन सकता है, तो मिनिमम होती है 20 हर्ट्स और मैक्सिमम होती है 20,000 हर्ट्स। 20 हर्ट्स के नीचे की फ्रिक्वेंसी वाले साउंड हमें सुनाई नहीं देते और 20,000 हर्ट्स के ऊपर वाले फ्रिक्वेंसी के साउंड हमें सुनाई नहीं देते। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट होती है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, ये हमारी रेंज है। ठीक है, उसके बाद होता है इंफ्रासाउंड। क्या होते हैं? जो 20 हर्ट्स के नीचे के साउंड्स होती हैं उनको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। जो भी 20 हर्ट्स से नीचे की साउंड होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड बोलते हैं या फिर इंफ्रासोनिक साउंड भी बोलते हैं। अब जैसे कि एलिफेंट हो गए, वेल्स हो गए, राइनोसोरस हो गए, ये सारे इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। इनकी साउंड बहुत स्लो होती है जो कि हमें सुनाई नहीं देती। अब ऐसा नहीं है कि एलिफेंट की वॉइस ही नहीं होती, वो तेज बोलता है हमें सुनाई देता है, पर जो कन्वर्सेशन करते हैं वो उससे नीचे की साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद है हमारी अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वेव्स कौन सी होती हैं, सॉरी अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स कौन सी होती हैं? ये वो फ्रीक्वेंसीज वाले साउंड होते हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड होती है वो हमारी क्या होती है? अल्ट्रासाउंड होती हैं। अब जैसे कि डॉग हो गए, डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया, रैट हो गए, ये सारे कैपेबल होते हैं कि वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड सुन सकते हैं। और बैट और रैट्स जो हो गए ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने जो एनिमल्स बोले डॉग, डॉल्फिन, बैट्स, रैट्स, ये प्रोड्यूस नहीं करते, ये सुन सकते हैं इससे ऊपर की साउंड को, अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। पर बैट और रैट जो होते हैं ये प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन ईयर्स आर नॉट एबल टू डिटेक्ट आइदर इंफ्रासोनिक। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ह्यूमन ईयर होते हैं वो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड को नहीं सुन सकते क्योंकि हमारी रेंज ही होती है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए इनऑडिबल साउंड है जिनको हम सुन नहीं सकते। अब हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, कि अल्ट्रासाउंड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है? अल्ट्रासाउंड इज यूज टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है क्लीनिंग के लिए जहां पे हम मैन्युअली नहीं पहुंच सकते, ऐसी जगहों के क्लीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है, जैसे कि स्पाइनल ट्यूब्स हो गए, और शेप पार्ट्स हो गए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए। ऐसी जगहों के क्लीनिंग के लिए किया जाता है जहाँ पे हम इंडिविजुअली नहीं पहुंच सकते। अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए क्या चीज? क्रैक्स और फ्लोज इन मेटल ब्लॉक्स इन इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शन। जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनके अंदर बड़ी बड़ी वॉल्स होती है, उनके अंदर कहीं क्रैक है, बीम के अंदर कहीं पे क्रैक है, तो ये सब चीजें जानने के लिए सारी बीम्स को हटा के तोड़ के तो देख नहीं सकते ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं ऐसे क्रैक्स या फ्लोज को डिटेक्ट करने के लिए बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। ठीक है, थर्ड इसका यूज है अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड स्कैनर। जैसे डॉक्टर्स भी क्या होते हैं? अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। कई बार हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास और बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करा लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अल्ट्रासाउंड करवाने से क्या होता है? हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजेस मिल जाती है जिससे हम उसको और अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, डॉक्टर जान सकता है। जैसे कि लीवर का अल्ट्रासाउंड हो गया, गॉल ब्लैडर, किडनी, इन सब का अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करवाते हैं जिससे कि वो हमारे अंदर के ऑर्गन्स की पिक्चर को देख के प्रॉब्लम्स को समझ सके। ठीक है, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अंदर के ऑर्गन्स की पिक्चर लेने को ही हम क्या बोलते हैं? तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। फिर इसके बाद है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट। अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है दिल के कई सारी हिस्सों की इमेजेस निकालने के लिए। ठीक है, कई सारी हिस्सों की इमेजेस निकालने के लिए ताकि वो हम हार्ट के बारे में अच्छे से जान सके, उसकी फंक्शनिंग के बारे में जान सके। इस टेक्निक को हम बोलते हैं एकोकार्डियोग्राफी, जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईसीजी। जैसे कि आपने कई हार्ट पेशेंट का सुना होगा कि ईसीजी करवा लो, है ना? तो ईसीजी में क्या होता है कि वो हार्ट की अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू उसकी अलग अलग इमेजेस निकालते हैं ताकि हम हार्ट की अच्छे से स्टडी कर सके। ठीक है, डॉक्टर उसके बारे में जान सके। अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है ब्रेक करने के लिए, क्या? छोटे छोटे स्टोन, जैसे कि पत्थरी भी बोलते हैं, जो कि किडनी में
हो जाती है। तो किडनी में उन पथरी को क्या किया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, जिससे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में या ग्रेन्स में बदल जाए। ठीक है, तो ये यूजेस थे, एप्लीकेशंस थे अल्ट्रासाउंड के। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, सोनार। सोनार क्या होता है? सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड का यूज किया जाता है आगे की नेविगेशन के लिए, रास्ता जानने के लिए और रेंजिंग करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं सोनार। ठीक है, तो सोनार एक डिवाइस होता है। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो सोनार का यूज किया जाता है किस चीज के लिए? दूरी जानने के लिए, क्योंकि पानी अंडर वाटर के अंदर जो सबमरीन्स होती हैं, पानी पनडुब्बी जो होती है, वो सोनार का ही यूज करते हैं, क्योंकि इन पानी में क्लीन तो दिख नहीं रहा होता ना आगे तक का। तो वो क्या करते हैं, सोनार का यूज करते हैं डिस्टेंस जानने के लिए कि आगे कितनी दूरी तक क्लीन है, डायरेक्शन जानने के लिए, और पानी के अंदर अपनी स्पीड भी वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी अपनी नहीं, जो बाकी ऑब्जेक्ट्स जो ट्रेवल कर रहे हैं कि कितनी तेजी से मछली आ रही है, या कोई दूसरी पनडुब्बी तो नहीं है जो उनकी तरफ आ रही है तेजी से या उनसे दूर भाग रही है, तो उसकी स्पीड को भी वो सोनार की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, सोनार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर दैट प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनार के पास क्या होता है, सॉरी सोनार में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, और एक डिटेक्टर भी होता है जो साउंड वेव फेंकने के बाद, जैसे कि यहाँ पे यहाँ ये एक ट्रांसमीटर है जिससे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव फेंकी गई है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिससे टकरा गई, तो फिर वापस भी तो आएगी ना, ये वापस आती है। और जो एक डिटेक्टर होता है जो कि उसको रिसीव कर लेता है, और जिससे कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके पता चल जाता है, जो भी उसको मेजर कर रहा होता है कि यहाँ पे आगे ये माउंटेन या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आगे है। ठीक है, बाकी सोनार का यूज बैट वगैरह भी करते हैं अपना रात में रास्ता देखने के लिए या किसी चीज से बचने के लिए भी। टॉपिक क्या है, ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर है, देखो ह्यूमन ईयर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। अभी तक हमने देखा साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। अब साउंड वेव हमारे कानों के अंदर जाती है तो वो हमें वेव्स की फॉर्म में आती है, तो उसे हम सुनते कैसे हैं, कैसे समझते हैं कि किसी ने क्या बोला है। ठीक है, तो अब देखो हमारा आउटर ईयर देख लेते हैं। आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। ये जो हमारा ये बाहर का जो ईयर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम सराउंडिंग एंड पासेज इट इन द मिडल ईयर थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। ठीक, ये जो हमारी ये वाला जो है पोर्शन है, ये हमारी क्या है, कैनाल है। ठीक है, तो ये जो हमारा पिन्ना होता है ये सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, उसे ट्रेवल करवाता है हमारे कैनाल से। ठीक है, जो कि हमारे कहाँ पे चला जाता है, मिडल ईयर में चला जाता है। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम। देखो यहाँ पे ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ मैं, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ईयर ड्रम है। ठीक, ये एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। तो जब साउंड वेव आती है तो हमने क्या देखा था, साउंड वेव क्या प्रोड्यूस करती है, कंप्रेशन फिर रियरफैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रियरफैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रियरफैक्शन। कंप्रेशन वो होता है जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत सारे इकट्ठे आ जाते हैं। रियरफैक्शन वो होता है जहाँ पे क्या होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में अच्छा अच्छा गैप होता है जो वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे चले जाते हैं। तो जब ये यहाँ पे कंप्रेशन आके से टकराता है तो फिर ये क्या करेगा, उसको बाउंस बैक करेगा, तो फिर यहाँ पे रियर फ्रैक्शन भी होता है। तो ये कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन यहाँ पे होते हैं इस ईयर ड्रम पे। तो फिर ये ईयर ड्रम क्या होते हैं, अंदर की तरफ पुश होता है। ठीक है, एंड वाइल द रियर फ्रैक्शन द ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड थस द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, जिससे कि क्या होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फिर इस तरीके से ये मैसेज अंदर ये हमारे मिडल ईयर के इस वाले पोर्शन पे पहुंच जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारी 3 ईयर बोन्स होती है जो कि उस मैसेज को रिसीव करती हैं। फिर आता है हमारा इनर ईयर। इन द इनर ईयर द ओवल विंडो इज कनेक्टेड विद द coiled tube structure called cochlea, ठीक, cochlea that converts pressure variations into electric signals। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है,
ओवल विंडो है, ठीक है। अब ये ओवल विंडो के थ्रू यहाँ से जो वाइब्रेशंस आई, तो वाइब्रेशन ओवल विंडो के थ्रू कहाँ पे आ गई, ये हमारे कोक्लिया में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ये इन जो वाइब्रेशंस आई थी, इन वाइब्रेशंस को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये कोक्लिया क्या करता है, उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पे जो रेड रेड है, ये हमारी ब्रेन नर्व्स है जो ब्रेन तक जाती है, तो ये नर्व्स उसको रिसीव करती हैं और ये मैसेज लेके जाती हैं कहाँ पे, हमारे ब्रेन के पास। फिर ब्रेन आइडेंटिफाई करता है उस साउंड को, फिर वो मैसेज को इनकोड करता है, सॉरी डिकोड करता है, ठीक है। इस तरीके से हमें कोई भी चीज सुनाई देती है, ठीक। द आउटर साइड ऑफ द कोक्लिया इज कनेक्टेड टू द ऑडिटरी नर्व which send these electric signal to the brain and the brain interprets them as a sound, जो कि अभी हमने बात करी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ये साउंड चैप्टर खत्म। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।